कि हम कोई रिफ्यूजी हैं, हम बाहर से आए थे, हम यहाँ के रहने वाले हैं, किसानों से ज़मीन खरीदी गई। अब जो डीडीए 4 बीघे ज़मीन कह रहा है ना, तो इस तरह नहीं होता। और जो 4 बीघे ज़मीन है उसमें 3600 से ज़्यादा फ्लैट प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी गलती हमारी है। तो सोच रहे हो कि अगर हमने 3600 फ्लैट पर एक साथ लगा दिया, 4 बीघे पे एक साथ लगा दिया, तो हो सकता है धरना प्रदर्शन हो जाए, हो सकता है क्यूरियोस पैदा हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो जाए, तो हम टुकड़ों टुकड़ों में मारेंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं होगा। आवाम यहाँ की जाग चुकी है, पहले भी जाग चुकी है, डल चुकी है, यहाँ के लोगों ने डाल दी है। और दूसरी बात, अगर बुलडोज़र आता है तो खुदा की कसम, बुलडोज़र के आगे आके अगर मरने वाली वजूद होगा तो वो एमन रिजवी का होगा, ये मैं वादा कर रही हूँ। मेरा मकान नहीं, क्योंकि ओखला में आप देख रहे हैं कि 10 साल से ट्रेंड चल रहा था, कोई भी बिल्डिंग बनाता था फ़ौरन स्टे ले आते थे। स्टे लाने वाले कौन होते थे? मुसलमान होते थे। डीलिंग करते थे कि भाई दे दे, नहीं तो हम डीडीए में ही बिल्डिंग को पैक कर देंगे। बकरीद है, उसी दिन जो है बुलडोजर चला, एक्शन यहाँ पे कार्रवाई की जाए। देखो, अगर तुम्हें याद हो, पिछले साल भी बकरीद से पहले ही यहाँ पर 50-60 फ्लैट को डेमोलिश करा गया था, वो डीडीए द्वारा करा गया था। इस बार फिर मुसलमानों की त्यौहार को, क्योंकि मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है बकरीद, इसको बर्बाद करने के लिए यहाँ पर नोटिस लग गया और एकदम से कह दीजिए 15 दिन में खाली कर दो। क्यों भाई? ये कोई ठिया है, खोमचा है, मुझे एकदम से चला जाएगा बंदा, और कोई सबूत इनके पास नहीं है। मतलब इधर देखो, यूपी इरिगेशन कह रही है कि हमारी 33 बीघे ज़मीन है, उन्होंने लाल लाल निशान डकैतों ने लगा दिए हैं। एक तो लाल वैसी खतरे की निशानी, ऊपर से डकैती लगाया करते थे कि हम इसको लूटने आ रहे हैं। और हमारी दिल्ली सरकार इतनी भोली सरकार, इतनी मासूम सरकार जो पूरे देश को चला रही है, वो सड़कें बनवा रही है इनके लिए। मतलब यूपी इरिगेशन की ज़मीन पर दिल्ली सरकार जो सड़कें बनवा रही है, सीवर बनवा रही है, मीठा पानी दे रही है, लाइट दे रही है, आधार कार्ड दे रही है। तो सवाल ये उठता है, अगर ये कॉलोनी जो है अवैध है, नाजायज़ है, तो यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो काउंसलर है, वो भी नाजायज़ ही हुए ना, वो तो जायज़ नहीं हुए ना, तो सरकारी नुमाइंदे हैं ना। तो ये लोग क्या सीवर को चुन रहे थे? इनको सड़कें चुनेंगी, इनको जमुना चुनेंगी, इन्हें कौन चुनेगा? अगर कोई भी प्रतिनिधि है, हमारे विधायक हैं, हमारे काउंसलर हैं, ये सरकारी प्रतिनिधि हैं, ये कोई लोकल प्रतिनिधि नहीं है। अगर यहाँ पर विधायक का इलेक्शन हो रहा है, वोट पड़ रहे हैं, तो कौन लोग हैं जो इनको वोट डाले? जाहिर सी बात है, जब हम वोट डाल रहे हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं ना। और यहाँ पर जो रहने वाले ना, अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें ना, कोई 70 साल पुराना है, कोई 75 साल पुराना है, कोई 80 साल पुराना है, जबकि डीडीए का वजूद जो है वो मात्र 60 साल पहले आया। यूपी इरिगेशन कहती है ये भी हमारी ज़मीन है। तो यूपी इरिगेशन से भी सवाल करना चाहिए था कि अगर आप ये अपनी ज़मीन कह रहे हैं, तो आप 70-75 सालों से कहाँ थे? कौन से वेंटिलेटर पे थे? कौन सा वो सस्ता नशा था जो खा के आप ऐसे अंटा गफील हुए कि आपको होश ही नहीं रहा कि मुसलमानों ने कब्जे कर लिए, मुसलमानों ने मकान बना लिए, यूपी को दिल्ली में मिला दिया। तो ये सारे ड्रामे चल रहे हैं। सिर्फ इनको लगता है कि हम मुल्लों का पेच टाइट करेंगे और हम ये दिखाएंगे कि जो डबल इंजन की सरकार है, उधर से यूपी का इंजन, इधर से दिल्ली का इंजन, और ये जो बेचारे बीच में जो ओखला नाम के जो डिब्बे, हम इनको कुचल देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट भी बाकी है, अदालतें भी बाकी हैं, मीडिया भी बाकी है, इतनी अंधेर अभी नहीं मची। चल रहा है कि भाई योगी का बुलडोजर दिल्ली में गरजेगा, बटला हाउस में गरजेगा। कहने में क्या जा रहा है? मैंने कहा सोशल मीडिया के जो ये सारे लफंगे लुच्चे हैं और ये जो एक तरह के लश्कर चड्डी है, इनको खुश होने दो। लश्कर चड्डी बड़ा खुश हो रहे हैं, मुल्लों के पेज टाइट हो रहे हैं। परसों देखो आप, एक नरेंद्र मोदी फैन क्लब आ गया था, वो मुझसे बदतमीजी करने लगा, मुझे कह रहा तुम बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो। 1 मिनट में उसकी 2 कड़ी की मैंने औकात कर दी है ना, चला गया। उसके नीचे इतनी खूबसूरत उन्होंने मुझे गालियाँ दे रखी है, आए मुल्ली है तो पाकिस्तान भेजो। मतलब इनके पास तो वीज़े ऐसे हैं कि पाकिस्तान का एम्बेसडर यहाँ पर मेरे ख्याल से घुइयाँ छील रहा है, सारे वीज़े ये लेकर बैठे हुए हैं। तो ये ड्रामे कर, पढ़ा लिखा हुआ 15 दिन में अगर नहीं हटे तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। नहीं, तो नहीं, 15 दिन में तुम भी देख लेना भाई, तुम भी 15 दिन में यहीं के रहने वाले हो, तुम भी देख लेना, हम भी देखेंगे, है ना। ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। हमें पूरी उम्मीद, क्योंकि हमें अभी सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है। बेशक निचली अदालतों को ये खरीद लेते हों, बेशक भारत में मुसलमानों के लिए संविधान जो है वो एक तरह से हम लावारिस हो चुके हैं, हमारी संविधान नहीं बचा, हमारी तंजीमें नहीं बची, हमारी अपोजिशन नहीं बचा, लेकिन फिर भी हमें सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है, क्योंकि हम यहाँ पर एक तरह के हम रिफ्यूजी नहीं हैं कि हम कोई रिफ्यूजी हैं, हम बाहर से आए थे, हम यहाँ के रहने वाले हैं, किसानों से ज़मीन खरीदी गई। अब जो डीडीए 4 बीघे ज़मीन कह रहा है ना, तो इस तरह नहीं होता। और जो 4 बीघे ज़मीन है उसमें 3600 से ज़्यादा फ्लैट प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी गलती हमारी है, क्योंकि ओखला में आप देख रहे हैं कि 10 साल से ट्रेंड चल रहा था, कोई भी बिल्डिंग बनाता था फ़ौरन स्टे ले आते थे। स्टे लाने वाले कौन होते थे? मुसलमान होते थे। डीलिंग करते थे कि भाई दे दे, नहीं तो हम डीडीए में ही बिल्डिंग को पैक कर देंगे। वहाँ डीलिंग होने के बावजूद भी बहुत सारी बिल्डिंग डीडीए में चली गई।
जब डीडीए को तुम लगातार कहते रहोगे ये बिल्डिंग तेरी, ये बिल्डिंग तेरी, ये बिल्डिंग तेरी, तो हराम का माल तो किसी को भी बुरा नहीं लगता, माल गनीमत किसको बुरा लगता है। तो डीडीए को भी लगाओ तेरे की, हमारी 4 बीघे ज़मीन और हमें पता भी नहीं, तो वो आ गई। क्योंकि अगर आप यहाँ से जाके आगे तक देख कर आएंगे ना, तो डीडीए की 2 इंच ज़मीन नहीं है। मरने के बाद भी लोगों के अवशेष बच जाते हैं, जलाने के बाद भी लोगों के अवशेष बच जाते हैं। अगर यहाँ पे डीडीए की ज़मीन थी तो कुछ तो बची होगी, 25 गज, 50 गज, 100 गज, कहाँ है वो। और इतने प्यारे तरीके से इन्होंने लगाए हैं, जो नोटिस लगाए 4 मकानों में लगा दी, 4 बिल्डिंगों पे 3 छोड़ दी। क्यों भाई? या तो कहोगे तुम टुकड़ा टुकड़ा करके मारोगे यहाँ पर, कि तुम लोग सोच रहे हो कि अगर हमने 3600 फ्लैट पर एक साथ लगा दिया, 4 बीघे पे एक साथ लगा दिया, तो हो सकता है धरना प्रदर्शन हो जाए, हो सकता है क्यूरियोस पैदा हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो जाए, तो हम टुकड़ों टुकड़ों में मारेंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं होगा। आवाम यहाँ की जाग चुकी है, पहले भी जाग चुकी थी, क्योंकि ये वही आवाम है जिसने शाहीन बाग बिठाकर ये बताया था कि हम भारत के मुसलमान भारतीय हैं, हमें एनआरसी का ड्रामा करके, एनआरसी का हमारे पे एक शोषा छोड़ के आप हमें बाहर नहीं कर सकते। पहले भी यहाँ बिल्डिंगें टूट चुकी है, आपने देखा? मैंने कहा ना किस तरह टूटी। वो लोग स्टे लेकर आए, जहाँ पर तमाम डीडीए के छोटे लेवल के जो ऑफिसर हैं, यहाँ के पुलिस के कुछ अधिकारी मिले हुए हैं, यहाँ के जो नेता हैं वो मिले हुए हैं, कुछ यहाँ पर बहुत सारी फर्जी एनजीओ बनाई गई। ओखला एक ऐसा इलाका है, शायद आप लोगों को हैरानी होगी, ओखला पूरे हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा एनजीओ रजिस्टर्ड है। 10 किलोमीटर के दायरे में 70 से 75 हज़ार एनजीओ हैं यहाँ पर। ठीक, सबसे ज़्यादा यहाँ पर जर्नलिस्ट पाए जाते हैं, जिनकी तादाद 200 से 250 ज़्यादा। मुसलमानों की जितनी बड़ी तंजीमें, उनके हेडक्वार्टर ओखला में पाए जाते हैं। ओखला के हर महल्ले में आपको 3-4 बड़े नेता मिल जाते हैं, जो दावा ठोकते हैं कि अगले बार के विधायक वही है। तो सबसे ज़्यादा नहीं फ्यूचर के विधायक सारे बिलों में घुसे हुए हैं ना। ऐसे मामले पर थोड़ी बोलें कभी FIR हो जाए, है ना। ये तो मेरे ही मैंने कहा ना, मैं तो कोई दावेदार हूँ नहीं, मैं तो ना मैं एमन रिजवी समझ के बात कर रही, ना मैं एमन रिजवी बनकर बात कर रही, क्योंकि मैं भी यहाँ पर रहती हूँ और पिछले 18 साल से मैं यहाँ पर रहती हूँ। मैं शादी के फ़ौरन बाद यहाँ पर आई थी, जब से मैं यहीं की होकर रह गई, तो मुझे यहाँ से मोहब्बत है। हालांकि मेरा अपना मकान नहीं है, मैं यहाँ पर किराए के मकान में रहती हूँ। लेकिन चुनाव के समय मैडम पक्ष विपक्ष सब लोग कह रहे थे ओखला में एक भी बिल्डिंग नहीं टूटने दे जाएगा, कहाँ है सारे? सब मैंने कहा ना, सब ड्रामे बात है। हर एक को ये था कि हम बन जाएंगे, तो ये सरकारों की गलती है। मतलब दिल्ली में इससे पहले जो सरकारें आई हैं उनकी भी गलती। जब आप कह रहे थे कि जहाँ पर झुकी वहाँ पर मकान, है ना, तो इस कॉलोनी को रेगुलाइज क्यों नहीं करा गया? क्यों नहीं ऐसे इक़्तिदाम करे गए कि बिल्डिंग बुलडोजर की कार्रवाई रोकने के लिए अब तक क्या लीगल एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डल चुकी है, यहाँ के लोगों ने डाल दी है। और दूसरी बात, अगर बुलडोजर आता है तो खुदा की कसम, बुलडोजर के आगे आके अगर मरने वाली वजूद होगा तो वो एमन रिजवी का होगा, ये मैं वादा कर रही हूँ। मेरा मकान नहीं है, मैं भी मोदी जी की तरह कह सकती हूँ कि झोला उठा के चल पड़ूंगी, मैं भी जा सकती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ। 1.5 साल से चिल्ला रही हूँ कि अभी भी सुधर जा, तुम्हारे ऊपर तलवारें लटकी हुई। मुझे 1.5 साल से पता थी ये वाली बात कि यूपी इरिगेशन दावा ठोकने वाला है। दिल्ली में पूरी तालमेल बिठा ली गई कि किस तरह यहाँ पर सरकार बनेगी, सब पता था मुझे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोग मेरे खिलाफ बाकायदा नैरेटिव चला रहे थे, एमन रिजवी झूठ बोल रही है। मैंने सारा डेटा जो दिया था 33 बीघे का और 3 बीघे का दिया था, लेकिन अब जो स्टे लिया गया वो 4 बीघे पे लोगों ने ले रखा है। अब डीडीए की 3 बीघे से 4 बीघे जमीन हो गई है। क्या बुलडोजर के आगे चले जाइएगा आप लोग क्या? हाँ, बुलडोजर के आगे लोगों को भी लेटना चाहिए। अरे भाई, तुम्हारे लिए तो वैसे भी मौत है। किसी का घर उसका ख्वाब होता है, उसका शेल्टर होता है, तिनका करके जोड़ता है, कहाँ से पैसे जमा करता है, अपने खेत, अपने खलियान, तमाम चीज, अपनी बीवी का जेवर सब बेच के एक मकान बनाता है। बिल्डिंग्स होंगे जिस पे नोटिस लगाया गया है? देखिए, अभी जो मेरे ख्याल से 150-200 से ज़्यादा बिल्डिंगों पे भी नोटिस लगा है, लेकिन इन बिल्डिंगों की तादाद अगर हम 4 बीघे देखते हैं तो 3600 से ज़्यादा बिल्डिंगें हैं जो इस दायरे में डीडीए कह रहा है। और यूपी एजुकेशन की तो 33 बीघे है। 33 बीघे में सोच लो कितनी आएगी। 33 बीघे में कितनी नामालूम कितनी जिंदगियां बर्बाद होंगी। ये तो मैं 4 बीघे में बता रही हूँ कि 3600 फ्लैट जा रहे हैं। लेकिन सभी नेता कहते हैं जहाँ झुकी वहाँ मकान, लेकिन यहाँ बड़ी जो बिल्डिंग है उसको तोड़ने की बात नहीं। तो मैं तो कह रही हूँ ना, मोदी जी आपने कहा जहाँ झुकी वहाँ मकान, केजरीवाल ने भी बोला जहाँ झुकी वहाँ मकान। केजरीवाल तो धरना प्रदर्शन करते थे, धरना जीवीयू ने भारतीय जनता पार्टी कहती, केजरीवाल साहब आओ हम अरेंज करेंगे, खाना पीना रहना बिस्तर कूलर सब करेंगे, आओ यहाँ पर आके धरना दो। यहाँ पर मुसलमान आपको बुला रहे हैं क्योंकि मुसलमानों ने आपको जिताया भी था। आप ही का यहाँ पर विधायक जो अमानतुल्लाह साहब है वो आप ही के विधायक है। तो केजरीवाल साहब के पास अच्छा मौका है धरना करने का, यहाँ पर आकर धरना करिए। और जैसे आपने कहा कि मोदी जी ने कहा था जहाँ पर झुकी वहाँ पर मकान, तो ये तो मकान है। हमारे बंगले किधर हैं, हमारी कोठियाँ कहाँ तैयार हो रही हैं, ओखला की आवाम पूछ रही है, क्योंकि हमारे तो 100-150 गज के फ्लैट है ना।
जब आप 15 झुग्गी के लिए हमें मकान दे रहे हैं, तो जब हम 200-250 गज के फ्लैट में रह रहे हैं, तो हमारा बंगला कहाँ है? मोदी ने तो 14 में कहा था हर सर पर छत होगा 2022 तक, और तो छीनने का काम कर रहे हैं। क्या कहा था? हर सर पर छत। हाँ, तो मोदी जी से जाकर पूछो ना, ये सवाल भी मुझसे पूछते हो, मतलब मोदी जी के बदले का सवाल का जवाब भी मैं ही दूं, है ना? तो ये तो मोदी जी से तो पूछो ना कि मोदी जी 11 साल से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे, और हम जाके अमन निजवी को परेशान करते हैं। कुछ आप बोलते हो, मैं अमन से कहती हूँ, अमन जवाब दे, मोदी जी ने ये बोला, मोदी जी की रगों में गर्म खून बह रहा है, मोदी जी सिंदूर मोदी जी की रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है, मोदी जी हर एक को सिंदूर भेज रहे हैं। तो ये सवाल तो मोदी जी से भी करना चाहिए ना कि मोदी जी जवाब दीजिए। नहीं तो देखिए पूरी दिल्ली की गारंटी हमारी नहीं है ना, हमें नहीं मालूम कि पूरी दिल्ली में क्या हो रहा है। मैं पहले अपना घर बचाऊंगी ना, दूसरे का घर तो मैं बाद में बचाऊंगी ना। यहाँ मेरा घर खतरे में है, तो पहले मैं अपना घर बचाऊंगी, मुझे नहीं मालूम कि दूसरे का घर क्या हो रहा है। हाँ, अगर उनका भी मकान टूट रहा है तो हम इसके लिए भी बहुत ज़्यादा अफसोस करते, मजम्मत करते कि ऐसा नहीं होना चाहिए।